हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात सभी को। मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी की विशेष कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपको नए टॉपिक, जो साहित्य के टॉपिक की तरफ मैं आप सबको लिए चलता हूं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में। और टॉपिक आज अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, काव्य दोष। मित्रों, पहले जो वीडियो हमने आपको अपलोड की थी उनमें हमने आपको काव्य के गुणों के बारे में बताया था, जिसमें हमने प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण के बारे में बता दिया था, जिसके अर्थ को सुनने में समझने में आसानी हो, तुरंत अर्थ समझ में आ जाए। प्रसाद गुण होता था, सुनने में मधुर रचना लगे, वो माधुर्य गुण होता था, और जिसको सुनते ही हृदय फड़क जाता है, उमंग से भर जाता है, जोश उत्साह का संचार हो जाता है, वो ओज गुण होता है। आज हम इसके विपरीत बातों पर गौर करते हैं। और दोष, जिस व्यक्ति में गुण होते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति उसके अवगुणों की तरफ भी ध्यान देता है। तो गुण और दोष एक दूसरे के बिल्कुल अभिन्न अंग हैं। किसी में गुण है तो किसी में दोष। बिल्कुल विपरीत अर्थ है कि काव्य का जितना काव्य का जितना गुणयुक्त होना आवश्यक है, उतना ही दोष मुक्त होना भी। ये नहीं कि गुण है और उसमें दोष भी है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप में गुण है, गुण से आप युक्त हैं, तो आप दोषों से मुक्त होना आपको बहुत आवश्यक है। अगर आप दोषों से मुक्त नहीं हैं, तो फिर गुण से युक्त होने का आपका क्या फ़ायदा। दो रूप होते कविता के। एक तो होता है बाह्य तत्व और एक होता है अंतरंग तत्व, बाहरी और भीतरी। अब ये दोनों ही प्रभावशाली होने चाहिए, दोनों ही तत्वों का, दोनों ही रूपों को, कविता के बाह्य और अंतरंग दोनों ही रूप जो होते हैं वो प्रभावशाली होने चाहिए। अब बाह्य रूप में कविता के वर्ण अपन लिख सकते हैं, कविता के वर्ण। बाह्य जो शब्द हैं, बाह्य जो तत्व हैं, वर्णों हैं, पदों और शैली आदि विशेषताओं को अपन ले सकते हैं। बाह्य रूप में इन शब्दों को हम ले सकते हैं, कविता के वर्ण हुए, पद हुए, शैली हुई। जबकि अंतरंग भावों में, अंतरंग रूपों में भाव और कल्पना का व्यंजित माना जाता है। अंतरंग रूप उस कविता में व्यंजित भाव और कल्पना, कविता में व्यंजित भाव और कल्पना को माना जाता है। इस तरह यदि ये दोनों ही रूप, बाह्य रूप और अंतरंग रूप, यदि दोनों ही दोषों से मुक्त हैं, दोष से रहित हैं, तो काव्यकार जो है, कवि जो है, लेखक जो है, अपनी बात सहृदय तक, यानी पाठक या श्रोता, सहृदय पाठक या श्रोता तक सफलतापूर्वक पहुंचा पाता है। अगर ये बात, दोनों रूप अगर दोष से मुक्त हैं, तो काव्यकार जो है, कथाकार जो है, अपनी बात सहृदय तक अच्छी प्रकार से पहुंचा सकता है, और सहृदय भी उसकी बात को अच्छी प्रकार से ग्रहण करने में, आत्मसात करने में सफल हो जाते हैं। ये तो रही नॉर्मल बात। अब मैं यूँ कहूँ, एक अच्छी कविता वह है, एक अच्छी कविता वह है जिसमें व्यक्त भावों को पाठक या श्रोता बिना किसी प्रयास के सरलता पूर्वक प्राप्त करने में समर्थ हों। सरसता जो कविता का प्राण होता है, वो कविता में होना चाहिए। लेकिन यदि जिन तत्वों के कारण बाधा उत्पन्न हो जाती है, उस सरसता रूपी तत्व को प्राप्त करने में जो बाधा उत्पन्न होती है, और सहृदय यानी श्रोता या पाठक को उसकी रस अनुभूति से वंचित होना पड़ता है, तब उन तत्वों को हम काव्य दोष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काव्य का जो मुख्य अर्थ है, काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को
काव्यार्थ, काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को आचार्यों ने काव्य दोष की श्रेणी में माना है। मुख्यार्थ अति दोषहा। अब भामा हुए, वामन हुए, मम्मट हुए आदि सभी ने इन दोषों पर विचार भी किया था और उन्होंने कह दिया काव्य प्रकाश के रचयिता, तो एक काव्य प्रकाश के रचयिता जिसने गुणों की बात की थी, काव्य प्रकाश के बहुत बड़ी पुस्तक है, रचयिता कौन थे? मम्मट, जिसने 3 गुण माने थे, 3 गुण माने थे। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य जो मम्मट है वो कहते हैं कि मुख्यार्थ, जो मुख्यार्थ है, मुख्य अर्थ का अपकस करने वाले, मुख्यार्थ का दोष निरूपण करने वाले, मुख्यार्थ को बाधा उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं वो काव्य दोष हैं। क्या है? काव्य दोष हैं। अब कितने प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है, कैसे होती है, किस प्रकार होती है? शब्द दोष कौन से होते हैं, वाक्य दोष कौन से होते हैं, अर्थ दोष कौन से होते हैं, रस दोष कौन से होते हैं? कहते हैं काव्य दोषों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। अब कोई अपने आप में निश्चित फिक्स संख्या बता रहा हो तो अलग बात है, कोई फिक्स संख्या नहीं है। सामान्यतः काव्य के अर्थ को समझने में हमें 4 प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है। या तो शब्द में बाधा उत्पन्न हो रही है, या वाक्य में, या अर्थ में, या रस संबंधी, और इन्हीं हिसाब से हमने इनको 4 पार्टों में बांट दिया। अब अपन चलते हैं सब। सबसे पहले काव्य दोष के बारे में अपन लिख लेते हैं। हाँ भाई, काव्य की स्टार्ट करें। काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को, काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। काव्य दोष कहा जाता है। और या मैं यूँ कहूँ, जिस तत्व के कारण, दूसरी परिभाषा थोड़ी सी, जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में या अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, बुरा नुकसान। अपकर्ष होता है, वह काव्य दोष कहलाता है। एक आचार्य मम्मट की भी लिख लेते हैं।
काव्य प्रकाश के रचयिता थे। इसका पुस्तक का नाम भी लिख देता हूँ मैं, बहुत बार पूछ लिया गया है। आचार्य मम्मट जो काव्य प्रकाश के रचयिता थे वो उन्होंने कहा था मुख्य अर्थ का अपकर्ष करने वाले जो तत्व हैं वो काव्य दोष हैं। शब्दार्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है, मुख्य अर्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष। कहलाते हैं। मुख्य अर्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। ये हमने आपकी दोष की परिभाषा लिखी। अब कहते हैं ना, वो आपको याद रखना होगा कि जिसको कभी कभी अब जब आप कोई कविता पढ़ते तो उत्पन्न हो जाती है, रस उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उस रस को उत्पन्न होने में कोई डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बाधा हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई संकट आ रहा है, तो उस जिसके कारण आ रहा है वो तत्व जो है वो दोष कहलाता है दोस्तों। इतना याद रखना, बिल्कुल गुण का बिल्कुल विपरीत होता है। अब अपन ये कहें कि प्रकार कितने सा, अब मैंने आपसे ये बात तो कह ही दी कि काव्य दोषों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन कभी कभी मैंने आपसे कहा था काव्यार्थ को व्यक्त करने में शब्द, वाक्य, अर्थ और रस आदि महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, और यदि बाधाएं जो होती हैं ना वो अधिकतर इनसे ही संबंध होती है। तो 4 प्रकार के इनको अर्थ को दोषों को अपन मान लेते हैं। शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। देखिए हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा शब्द दोष। शब्द दोष। दूसरा है अर्थ दोष। तीसरा है शब्द दोष, दूसरा है वाक्य दोष। कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है अर्थ दोष और चौथा है रस दोष। अब पहले तो अपन वो शब्द लिख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में हमसे पूछा गया है। शब्द दोष वो होता है कि जिस वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी अपन कर लेते हैं, गलती से या लापरवाही से। असावधानी जब होता है तो अर्थ का बोध होने से पहले ही, जैसे अर्थ का बोध हो गया, हमने कोई शब्द लिख दिया और अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष उत्पन्न हो जाए, वहाँ शब्द दोष होता है। अब ये कितने होते हैं, जैसे होते हैं वो देखो। तो सबसे पहले शब्द दोष में देखते हैं अपन नंबर 1 जो हमारे 12वीं में दिए गए हैं कोर्स में। सबसे पहला है श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व दोष। अब श्रुति कटुत्व दोष कौन सा होता है, अभी इनके नाम लिखने के बाद जैसे मैं आपको बता दूंगा कि जिसको पढ़ करके, जिसको सुनने मात्र से कानों में कटता अथवा कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है, कोमल रसों के वर्णन के प्रयोग में जहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग अगर किया जाए तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न होता है। अब दूसरा देखें, च्युत। च्युत संस्कृति दोष, ये व्याकरण संबंधी दोष होती है। क्रिया किसी और चीज़ की और कर्ता किसी और वक्त का मैं आपको बताऊंगा। व्याकरण संबंधी दोष ये इसमें होता है। और तीसरा देखिए ग्राम्यत्व दोष, जो ग्रामीण भाषा का प्रयोग जब भी कभी अपन कर लेते ना, ग्राम्यत्व दोष।
ग्रामत्व दोष। कौन सा? ग्रामत्व दोष। खोपरी पे परत, खोपरी में परत पनैया ब्रज नारिन की, तो पनैया जूती को बोलते हैं, तो ये पनैया ग्रामीण भाषा का शब्द है। ऐसे ही यहाँ खोपरी है, पनैया, ये शब्द जैसे भी खोपरी पे परत, तो ग्रामत्व दोष आप आगे और देखेंगे। और एक है भाई साहब अश्लीलत्व दोष। लज्जा सनक, अभद्र भाषा, जैसे कोई भी शब्द होता है अश्लीलता के शब्द हैं, वो सब अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष ये हमारे आप में ये शब्द दोषों की श्रेणी चल रही है। और एक दिया गया है इसमें क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष कौन सा दोष? जो दिक्कत आ रहा है दूसरी में चल जाए, कोई दिक्कत ना कारण तो वहीं से स्टार्ट करो। इस तरह हमने शब्द दोषों के बारे में पांच जो हमारे सिलेबस में दिए गए थे दोस्तों, उस सिलेबस के बारे में जो 5 हमारा 12वीं का जो सिलेबस है शब्द दोष में श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति दोष और ग्रामत्व दोष, अश्लीलत्व दोष और क्लिष्टत्व दोष। तीसरा पार्ट है हमारा च्युत संस्कृति, चौथा है ग्रामत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा है हमारा अश्लीलत्व दोष और 5वां है हमारा क्लिष्टत्व दोष। इस तरह से 5 दोष हमारे शब्द में कोर्स में दिए गए हैं। अब इन थोड़ा सा चर्चा अपन बाकी दोषों की कर लेते हैं, कौन कौन से दिए गए हैं। देखो बाकी दोष में पहला है न्यून पदत्व दोष। कौन सा है? न्यून पदत्व दोष। और दूसरा अधिक पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष जिसमें कम शब्द या पद दे दिए गए। अधिक पदत्व जब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिनको हटा देने पर भी काव्य के अर्थ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, फिर भी वो आ रहे, तो वहाँ अधिक पदत्व दोष। तीसरा है अक्रमत्व दोष। क्रम चेंज कर दिया, जो क्रम का आना चाहिए था वो कहीं अलग आ गया, अक्रमत्व दोष। और चौथा है पुनरुक्त दोष, यानी एक शब्द 2 बार आ रहा है और कोई मतलब भी नहीं है। जैसे कि कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन, तो यहाँ भाते और अच्छे लगने दोनों को एक ही अर्थ है। तो बेमतलब में जहाँ शब्दों का प्रयोग कर दिया गया वो पुनरुक्त दोष की कैटेगरी में आते हैं। और अर्थ दोष में एक बहुत बड़ा दोष दिया गया है और वो है हमारा दुष्क्रमत्व दोष। कौन सा दोष है? दुष्क्रमत्व दोष। जहाँ शास्त्र और परंपरा के प्रसिद्ध जो क्रम है उस विपरीत क्रम का वर्णन होता है। प्रसिद्ध क्रम के विपरीत, यानी कोई क्रम शास्त्र के द्वारा बना रखा है कि यहाँ इस जगह पे यही आएगा, लेकिन उसके विपरीत कोई बात आती है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है, बताएंगे। और उसके बाद है रस दोष। कहते हैं ना काव्य रचना का जो उद्देश्य है वो क्या है? रस का स्वादन करना, रसास्वादन करना। लेकिन इसमें जब किसी तरह का व्यवधान माना जाता है तो उसमें काव्य दोष होता है, सब रस दोष। कौन सा होता है? रस दोष। जैसे रस, श्रृंगार रस का अपन वर्णन कर रहे हैं और वहाँ करुण रस दे रहे हैं, तो वहाँ ऐसे 2 रस हो ही नहीं सकते। श्रृंगार में करुण रस आ ही नहीं सकता, वहाँ दोष हो जाता है। देखो जैसे एक उदाहरण पहले मैं इसका देख लेता हूँ, रस दोष का, फिर अपन क्रम से चलेंगे सब। रस दोष का वैसे तो कोई प्रकार है ही नहीं, केवल उदाहरण के माध्यम से समझा में। खेलो आज होरी, खेलो आज होरी गोरी, खेलो आज होरी गोरी, करते निहोरी हम। खेलो आज होरी गोरी, करत निहोरी हम। खेलो आज होरी गोरी, करत निहोरी हम।
पल को पतो ना यहाँ काल कहा होई गो। बिल्कुल बैराग गा गया। पल को पतो ना यहाँ काल कहा हुई गो। अब देखो यहाँ पहला जो लाइन है उसमें तो श्रृंगार रस आ रहा है कि खेलो आज होरी गोरी करते निहोरी हम। श्रृंगार रस गोरी से कह रहा है कि होरी अपन खेलेंगे। दूसरी लाइन में कि पल को पतो ना यहाँ काले कहा हुई गो, कि एक पल का भी पता नहीं कब कल क्या हो जाए। तो श्रृंगार रस करुण रस दोनों विपरीत हैं, इसलिए यहाँ रस दोष है। दोस्तों ये इसे आप उतार लें पहले, फिर अपन अब स्टार्ट करते हैं शब्द दोष। मिटा दूं दोस्तों? हाँ भाई चलिए शब्द 200 पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? शब्द 200 पर। मैं बता चुका था आपको कि वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े वहाँ शब्द दोष होता है। क्या होता है? शब्द दोष। वर्णों अथवा शब्दों, वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े वहाँ शब्द दोष होता है। अब इसके हम प्रकारों पर चलते हैं। अब कोई जरूरी क्रम हो, कोई सा भी कैसे भी अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन एक दोष ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं साहब? श्रुति कटुत्व दोष ले लेते हैं। श्रुति में सुनने में, कटुत्व में कड़वा, जो सुनने में मधुर नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे, मधुर ध्वनि का अभाव हो, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष पढ़ते ही हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। जब किसी कविता के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से जब किसी कविता के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से, जब किसी कविता के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से
कानों में कटता, कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। कटता अथवा कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ श्रुति कटत्व दोष होता है। या मैं यूँ कहूँ, कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों के प्रयोग से श्रुति कटत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। श्रुति कटत्व, कोमल रसों के वर्णन में परस या कठोर वर्णों के प्रयोग से श्रुति कटत्व दोष श्रुति कटत्व दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? श्रुति कटत्व दोष उत्पन्न होता है। उदाहरण देख लेते हैं एक आज बस, उसके बाद अपन अगली बातों पर चलेंगे। कवि के कठिनतम कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्यों ना विषयोत्कृष्टता करता विचारोत्कृष्टता। ये सब सुनने में हमें कड़वे लग रहे हैं, कटु लग रहे हैं। देखो एक ऐसे भी देख ली कोमल वर्णों के प्रयोग में, देखत कब कौतुक इतु। उदाहरण, कि देखत कब कौतुक इति, देखत कब कौतुक इति देखो नेक विचार। देखो नेक विचार और कवि को एकटक डट रही। कब को एकटक डट रही, डट रहो, कब को एकटक डट रहो, टटिया अंगुरन डार। देखे साहब, उदाहरण देखे साहब, कि देखत कब कौतुक इति देखो नेक विचार, कब को एकटक डट रहो, टटिया अंगुरन डार। कि नायिका जो है टटिया को उंगलियों से हटाकर नायक की तरफ देख रही है। टटिया का अर्थ यहाँ पर्दा आया है। टटिया का अर्थ क्या आया है? पर्दा। तो लेकिन आया तो है, लेकिन ये टे 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 वर्ण है ना, इस टे वर्ण ने पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। टटिया, श्रृंगार रस के इस वर्ण में टे वर्ण का प्रयोग होने से श्रुति कटुत्व दोष आ गया, क्योंकि टटिया अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों, इस तरह श्रुति कटुत्व के बारे में हम बहुत आगे चर्चा करेंगे। अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। आप पढ़ते रहें, सुनते रहें, चैनल देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद।